कॉमन लंग प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। जो लंग की नलियाँ होती है वो नैरो हो जाती हैं और उनमें क्या होता है, जब नैरो हो जाती है उसमें सांस खुल के पेशेंट को नहीं आता है, तो पेशेंट को सफोकेशन फील होता है, चलने में सांस चढ़ती है, पेशेंट का अंदर से ज़्यादा म्यूकस बनता है, बलगम। जैसे हमें हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, वैसे COPD का अटैक जो होता है उसको बोलते हैं एक्सर्बेशन। और इवन विंटर में मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है वॉक अर्ली मॉर्निंग या लेट आवर्स में वॉक भी नहीं करना चाहिए, खासतौर एल्डरली ग्रुप में जिनको ये प्रॉब्लम पहले से डायग्नोज है। अगर पेशेंट कोई ब्रेथलेसनेस है, पहले स्मोकिंग की है और नॉन स्मोकर बट उसको सिम्टम आते रहते हैं, या शी इज हिस्टोरिकली एजमा, COPD, ILD, उस या एलर्जिक पेशेंट है, उस पेशेंट में हम डिजीज डायग्नोज करने के लिए हमारा जो बेसिक होता है पहले CT ऑफ द पेशेंट, वन ऑफ द पेशेंट CT। इसमें पेशेंट को जैसे सस्पेक्टेड है डिजीज तो इसके लिए हम करते हैं ब्रोंकोस्कोपी। अभी आपको ये एक्सरे देख के कैसे पता चलता है कि अगर प्रॉब्लम है कि दिस इज द CT ऑफ द पेशेंट। ये CT स्कैन है पेशेंट का। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे पेशेंट को ये ओपेसिटी है, लाइक ए कंसोलिडेशन न्यूमोनिया पैच। दिस इज अवर ब्रोंकोस्कोपी। इस पेशेंट का ब्रोंक हुआ है अभी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम यहाँ आज आए हैं पारस हॉस्पिटल में एंड आज हम यहाँ मीट करने वाले हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब से, हु इज़ द एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ द पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट हियर एट पारस हेल्थ। वो हमें आज टूर देने वाले हैं अपने डिपार्टमेंट की, वो मशीनरी दिखाने वाले हैं हमें एंड वो हमें ये भी दिखाएंगे कि अलग अलग ट्रीटमेंट क्या मिलती है पेशेंट्स की। तो आइए देखते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत अपना क्रूशल टाइम निकालने के लिए, बिकॉज आपके पेशेंट्स वेट कर रहे हैं आपके लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि पल्मोनोलॉजी क्या होती है और पल्मोनोलॉजिस्ट का क्या काम होता है। बिफोर आई स्टार्ट आई विल वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट इन पारस हॉस्पिटल एंड वर्क एज एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड इन द डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी। जो एक पल्मोनोलॉजिस्ट होता है, ही इज़ अ डॉक्टर हु डील्स विद द डिजीज ऑफ द लंग्स। जो पेशेंट के चेस्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके साथ डील करता है। तो उसमें बहुत सारी डिजीज़ होती है। एक होता है जो लॉन्ग टर्म डिजीज, पेशेंट को बहुत टाइम से क्रॉनिक बोलते हैं। एक होता है एक्यूट डिजीज़, जो पेशेंट पहले से ठीक था तो इमीडिएटली कोई एक्यूट इलनेस आ जाती है, उसको हम एक्यूट बोलते हैं। उसमें हम कॉमनली जो हमारे डिजीज होते हैं लंग के, दैट कैन बी COPD, एजमा, ILD, दैट कैन बी इन जो डायग्नोसिस पार्ट में आता है, जैसे हमें लंग कैंसर का डायग्नोस करते हैं हम यहाँ पे, या किसी की छाती में पानी भरा उसका इवैल्यूएशन करते हैं, या किसी की एलर्जी का प्रॉब्लम है उसको इवैल्यूएशन करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और एक्यूट कंडीशन जैसे होती है कि पेशेंट से नॉर्मल ठीक था, जैसे भी विंटर सीजन है, इसमें पेशेंट हमारे पास आते हैं वेरी सिम्टम्स, किसी को कफ होता है। अगर हम पहले ही डिजीज को डायग्नोस करेंगे, हमारे जो मेन टाइम वो लूज़ नहीं होगा। और जो जब भी देखा गया, अगर हम सिंपल बात करेंगे, लंग कैंसर की बात करेंगे, जो देखा गया थ्रू आउट वर्ल्ड सबसे लेट डायग्नोस होता है। हमारे पास भी जो है मोर देन 75% लेट डायग्नोस आ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट अपनी सिम्टम इग्नोर करते हैं। और जो कॉमन डिजीज, जैसे हम COPD की बात करेंगे, जो विंटर में काफ़ी बढ़ जाता है, उसमें अगर पेशेंट डिले करता है, उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, उसका आउटकम पुअर हो जाता है। डिस्पाइट कि वो ट्रीटमेंट भी करेगा, अच्छा ट्रीटमेंट करेगा, बट अगर वो लेट दिखाएगा उसका आउटकम पुअर हो जाता है। इफ़ वी वेट्स मोर, अगर वो घर पे खुद ट्रीट करता है, नॉर्मल ट्रीट करता है, इग्नोर से सिम्टम, उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाता है उसका। जो मेन एज कैटेगरी होती है आपके पेशेंट्स की, वो क्या होती है? वो यंग अडल्ट होते हैं या फिर वो ओल्डर पेशेंट्स? वो डिपेंड करता है कौन सी डिजीज होते हैं, या वेदर इट इज़ लॉन्ग टर्म डिजीज है कि या एक्यूट इलनेस। एक्यूट मैंने आपको बोला पहले से पेशेंट ठीक था, उसमें अलग कैटेगरी होती है। हमें सब एज के पेशेंट आते हैं। मगर अगर हम बात करेंगे COPD की, यूजुअली एज आफ्टर 55। COPD क्या होता है सर? इट इज़ जो लंग, एक कॉमन लंग प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। जो लंग की नलियाँ होती है वो नैरो हो जाती हैं और उनमें क्या होता है, जब नैरो हो जाती है उसमें सांस खुल के पेशेंट को नहीं आती, तो पेशेंट को सफोकेशन फील होता है, चलने में सांस चढ़ती है, पेशेंट का अंदर से ज़्यादा म्यूकस बनता है, बलगम उसको बोलते हैं, बहुत बनता है, ज़्यादा बनता है। जब ये विंटर के टाइम पे ज़्यादा बढ़ता है डेफिनेटली जब अटैक होता है, और दैट इज़ वेरी कॉमन इन विंटर में। बहुत COPD का एक्सर्बेशन होता है अटैक, जैसे हमें हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, वैसे COPD का अटैक जो होता है
उसको बोलते हैं एग्जस्टरबेशन। आपने बोला ये बहुत कॉमन है पेशेंट्स में यहाँ, तो फिर विंटर के टाइम पे जो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ आवाम में, ये इंक्रीज होती है? विंटर, हार्श विंटर इज़ इन एवरीवेयर, नॉट इन कश्मीर ओनली, बाकी जगह पे भी अगर हम देखेंगे वर्ल्ड में या इंडिया के बाकी पार्ट्स में COPD हर जगह विंटर में बढ़ जाता है। उसका अटैक रेट बढ़ जाता है, उसका एग्जर्बेशन बढ़ जाता है, उसकी सिम्टम बर्डन बढ़ जाता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। जैसे COPD वाले को निमोनिया होता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लो होता है, हाइपोक्सीमिया होता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड, उसका टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। इनकी मोर्टिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। जो एडवांस COPD उनको विंटर में बढ़ जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बट COPD इज़ नॉट सीन इन यंग, इट इज सीन इन ओल्डर एज ग्रुप। यंगर में तभी होता है जब लॉन्ग टर्म कोई पहले से पेशेंट को लाइक लॉन्ग टर्म एजमा हो, उसको रिस्क होता है, या किसी को बायोमास, पहले धुआं होता था, पहले चूल्हा जलता था, इवन नॉन स्मोकर लेडीज़ को भी COPD हम बहुत देखते हैं। लेकिन नए लोगों में इतना कॉमन ये चीज़ नहीं है, लेकिन इवन फीमेल जो ने स्मोक भी नहीं किया उनमें भी COPD देखा जाता है। तो यंग अडल्ट्स पे हम आएंगे, जो चिल्ड्रन होते हैं यहाँ, एज आपने देखा है कि यहाँ श्रीनगर में भी AQI इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इट इज़ ऑन पार विद दिल्ली का AQI, एंड विंटर के टाइम पे भी ये AQI बहुत बढ़ गया है, पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गई है। तो फिर ये भी एक फैक्टर कंसिडर करा जाएगा डेफिनेटली कि अभी जो स्टडीज़ हुई है, इट हैज़ बीन कि वर्ल्ड ओवर जो भी स्टडीज़ हुई है कि PM 2.5 जो मेन पार्टिकल साइज, PM 2.5 मतलब है माइक्रोन का साइज, जो अंदर लंग में चला जाता है एंड कैन गो इनटू बियॉन्ड द एल्वियोलर, छोटे से छोटे एरिया हो तो उसमें पहुंच जाता है, जो यहाँ पे डैमेज करता है। इट हैज़ बीन सीन कि जो PM 2.5 का जो लेवल होता है, जैसे ये बढ़ जाता है, एक लेवल स्टैंडर्ड क्रॉस करता है, इट कॉज सीवियर लंग प्रॉब्लम्स, वेदर वो एक्यूट कंडीशन हो या लॉन्ग टर्म। एक्यूट में वो रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे कफ, ब्रेथलेसनेस बन जाना, एजमा लाइक सिम्टम, वीजिंग होना है। क्रोनिक में जो पेशेंट होता है उनका COPD का लेवल बढ़ जाता है। पोल्यूशन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर COPD डेवलपमेंट इन लॉन्ग टर्म। डॉक्टर साहब, आप एक मिसकंसेप्शन आप आवाम के साथ एक क्लियर कर लीजिए, जैसे बिकॉज दिल्ली में लोग ज़्यादा वहाँ मास्क पहनते हैं, बिकॉज दिल्ली इज कंसिडर्ड मोर पोल्यूटेड सिटी दैन श्रीनगर। तो अभी आप ये मेंशन कर रहे थे कि श्रीनगर में भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर श्रीनगर के भी आवाम को मास्क पहनने चाहिए? देखिए, उसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे अभी बर्फ़ हुई है रिसेंटली, उससे पहले पूरा ड्राई, ऑलमोस्ट 2-3 महीना ड्राई, सितंबर के बाद ड्राई था सारा। उसमें ड्राई में क्या होता है, ड्राई में जो होता है उसमें हवा में रहता है पार्टिकुलेट मैटर। उसमें अर्ली मॉर्निंग जो हम देखते हैं स्मोक जैसा, जैसे धुआं जैसा लगता है, दैट इज़ वेरी मच इरिटेंट फॉर द लंग्स। उसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसमें पोल्यूशन लेवल ज़्यादा रहता है। अब सर्दियों में क्या करते हैं, हम सब जगह गर्मी के लिए हम जलाते हैं, जैसे कोयला जलाते हैं, जैसे हम हीटिंग यूज़ करते हैं, वुड स्टोव, एब्सोल्यूट। कांक्रीट तो छोटा चीज़ है, लेकिन बड़े लेवल पे बोलूँगा, जो हम कश्मीर में एक मेन कल्चर है, हम यहाँ पे हमाम सब जगह, तो उसका धुआं भी जाता है। और जब कुछ बारिश तो नहीं, हमाम भी प्रॉब्लम है जो एट द पोल्यूशन लेवल, जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जब प्रेसिपिटेशन नहीं होती, जब कोई रेन या स्नो नहीं होती, ये सारा हवा में रहता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोल्ड एयर से स्पाज्म होता है लंग्स का, वो इटसेल्फ इज अ डैमेजिंग, मतलब वो लंग का अटैक करता है। बोथ एजमा, COPD, ILD सबके लिए वो प्रॉब्लम, इवन हार्ट पेशेंट के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। उसके बगैर जो मैं बोल रहा था आपको, जो पार्टिकुलर मैटर बोल रहे थे आप, उसके बगैर दैट अगेन कंट्रीब्यूट्स। मास्क की मैं बात करूँ, जब ये स्मोक हो, एक तो अननेसेसरी नहीं निकलना चाहिए, जिसको मजबूरी है। और इवन विंटर में मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है वॉक अर्ली मॉर्निंग या लेट आवर्स में वॉक भी नहीं करना चाहिए, खासतौर एल्डरली ग्रुप में जिनको ये प्रॉब्लम पहले से डायग्नोज है। तो प्रॉपर कवरिंग होने चाहिए और हाइड्रेशन अच्छी रखनी चाहिए। पोल्यूशन डेफिनेटली इन स्मोक टाइम, जब पोल्यूशन प्रॉब्लम उसमें मास्क इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर दिस पेशेंट्स। तो आप ये एक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप बोल रहे हैं कि हमाम में भी जो फ्यूम्स ऊपर आती हैं और गैस बुखारी भी जो बहुत सारे लोग यहाँ यूज़ करते हैं, स्पेशली उन छोटे कमरों में जो बंद होते हैं एंड वहाँ बूढ़े लोग भी बैठे होते हैं, तो फिर उनके लिए भी ये थ्रेट होगा? गैस बुखारी तो इटसेल्फ अदर देन उसे तो बहुत सारे में, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, दैट इज टेस्टलेस, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। आपने रिसेंटली एक सुना कि गाड़ी साइलेंट किलर बोला, रिसेंटली एक गाड़ी में एक बंदा बैठा पुलवामा में, आपने रिसेंट सुना होगा, न्यूज़ आई थी, फॉर हीटिंग पर्पस उसने खिड़कियां बंद रखी एंड ही वाज। आपको वैसे पेशेंट्स आते हैं? दैट इज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट वी गेट पेशेंट्स। अगर पेशेंट को नॉर्मली गो इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, डायरेक्टली हमारे पास नहीं आते वैसे पेशेंट, दे आर सिक, इफ दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस, वो इमरजेंसी में चले जाते हैं। तो हम बंद कमरों में वेंटिलेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए, और गैस बुखारी शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। अदर ऑल्टरनेटिव लाइक हमें होता है अगर AC पॉसिबल है, या हमें वो जो है क्या बोलते हैं हीटिंग, बाकी रिसोर्स होता है कि गैस बुखारी इज नॉट अ गुड ऑप्शन अनलेस वी हैव नो अदर ऑप्शन।
और वेंटिलेशन रहनी चाहिए। बिकॉज एसी में फिल्टर होता है, गैस बुखारी में आपने देखा होगा नहीं, उसमें फिल्टर की बात नहीं, उसमें एसी भी ड्राइंग इफेक्ट करता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बुखारी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, दैट मेक्स ऑक्सीजन लो। प्रिवेंशन की बात करेंगे, स्मोकिंग इज श्रीनगर इज थॉट बी स्मोकिंग कैपिटल, ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है। पहले मैं जनरल इन्फॉर्म के बोलूँगा, स्मोकिंग से बहुत सारी डिजीज हो जाती है। आई एडवाइस ऑल पीपल कि सारे लोगों को मैं तो आपके पेशेंट का बल्क होता है वो स्मोकर्स होते हैं? डेफिनेटली जो मेल होते हैं, स्मोकर होते हैं, सीओपीडी होते हैं, उनमें स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज। स्मोकिंग एज पॉसिबल लोगों को अवॉइड करनी चाहिए एज मच एज पॉसिबल। इवन उसके लिए हमारे पास काउंसलिंग, यहाँ काउंसलिंग भी है और हमारे पास मेडिसिन भी है उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि पेशेंट स्टॉप करे। अदर देन दैट मैं बोलूँगा कि अननेसेसरी सर्दी में ना जाए, और जब भी पोल्यूशन बहुत लेवल होते है उसमें मास्क पहन के जाए। टू अर्ली टू लेट बाहर ना जाए विदाउट रीज़न। अच्छी हाइड्रेशन रखे। वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू, जो वायरस होते हैं ये रेस्पिरेटरी लंग में इंजरी करते हैं, उस इंजरी के बाद आपके सिम्टम प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, सिंपल अटैक को बहुत टाइम लगता है। तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो वायरस होते हैं ये थ्राइव मोर इन एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, इवन विंटर एज वेल एज एक्सट्रीम समर। एक्सट्रीम विंटर में वायरसेस बहुत थ्राइव करते हैं, इनका लेवल बढ़ जाता है, इसलिए आप देखोगे न्यूमोनिया भी बढ़ जाता है। तो वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट। अवॉइडिंग पोल्यूशन एरियाज, ओके, अच्छी वेंटिलेशन, हाइड्रेशन, वैक्सीनेशन और मास्क पहन के, अगर और लेट आवर या अर्ली मॉर्निंग में खासतौर बच्चों और बुजुर्गों को नहीं निकलना चाहिए विदाउट कोई मजबूरी ना हो, उसमें उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम जाएंगे आपके डिपार्टमेंट का हम टूर लेंगे ताकि आप दिखा सकेंगी वहाँ एसेंशियल मशीनरी, एसेंशियल पर्सनल होती है, वो एक टीम में कैसे काम कर सकते हैं। चलिए हम तो डॉक्टर साहब अभी हमने देखा है कि यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से एंड अलग अलग एज कैटेगरी से। आप जब पहले असेस करते हैं पेशेंट को, आप ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, आप उनकी एक्सरे देखते हैं एंड जब आप प्रॉपर डायग्नोस करते हैं उनको, हम फिर डायग्नोस्टिक लैब में फिर जाते हैं। आप मुझे बोलिए वहाँ आप करते क्या हैं? किसी पेशेंट को कफ है, ब्रेथलेसनेस है, किसी पेशेंट को जैसे को बोलते हैं हिमोप्टिसिस, जैसे बल्क में खून किसी को आता है, या किसी पेशेंट को जब हमारे पास आता है पेन होती है चेस्ट में, हम उसका एक्सरे करते हैं। अगर हमें उसमें कुछ फाइंडिंग होती है, जैसे उसमें कोई निशान मिलता है, बट वुड बी ए नोड्यूल, एक स्मॉल निशान जैसे होता है उसको नोड्यूल बोलते हैं, या एक जैसे एक न्यूमोनिया पैच जैसा होता है, ठीक है, तो उसका एक अलग इवैल्यूएशन होता है। उस एंगल में हम जाते हैं, पहले रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, उनका हम सीटी स्कैन करते हैं, दैट गिव्स अस क्योंकि हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से आता है ये। अगर पेशेंट कोई ब्रेथलेसनेस है, पहले स्मोकिंग की है और नॉन स्मोकर, बट उसको सिम्टम आते रहते हैं, या शी इज हिस्टोरिकली एजमा, सीओपीडी, आईएलडी, उस या एलर्जिक पेशेंट है, उस पेशेंट में हम डिजीज डायग्नोस करने के लिए हमारा जो बेसिक होता है पहले एक्सरे करते हैं। अगर एक्सरे में नॉर्मल लगता है, उसके बाद हम करते हैं लंग फंक्शन टेस्टिंग। उसमें हमारी होती है बेसिक लंग फंक्शन टेस्टिंग एंड एडवांस लंग फंक्शन। जो बेसिक हमारा होता है वो होता है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो दैट्स अ बेसिक पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक। यू कैन सी जो हमारे यहाँ पे लैब है, पीएफटी लैब, इसमें हम पेशेंट जब हमारे पास आते हैं पेशेंट्स भी यहाँ आते हैं, बिल्कुल, हमें पेशेंट को, यू कैन जस्ट वॉच दिस आवर पीएफटी लैब, टेक्नीशियन। तो ये पेशेंट सस्पेक्टेड, जैसे सीओपीडी पेशेंट है या आईएलडी पेशेंट है, दिस इज आवर बेसिक डायग्नोस्टिक टूल स्टार्ट विद। ठीक है, तो पेशेंट इस ट्यूब के अंदर ब्लो करता है। हाँ, इसमें ब्लो करता है पेशेंट। तो हमें जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज होते हैं, जैसे हमारे पास बेसिक इक्वेशन होती है हेल्दी लोगों की, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। फिर से पीएफटी से हमें कुछ क्लू मिलते हैं, जैसे एक पेशेंट सीओपीडी का लेवल नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं, बिल्कुल अकॉर्डिंगली, जैसे सीओपीडी का अलग होता है, एजमा का होता है, आईएलडी का पीएफटी अलग होता है। दिस इज आवर बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द डायग्नोसिस वर्क ऑफ इन फिजियोलॉजिकल डोमेन। इससे फिजियोलॉजिकल डोमेन, जो एक्सरे हमारा वो रेडियोलॉजिकल डोमेन है, उसमें हम एक्सरे में कोई निशान होता है, उसमें हम अलग जैसे हम कोई भी, जैसे हमें उसमें न्यूमोनिया आता है, फ्लूइड भरा होता है, एक लंग मास होता है, उसको हम सेकंड इवैल्यूएट, इसमें हम लंग फंक्शन बेसिक दिखते हैं। जैसे आप बात करेंगे विंटर में पोल्यूशन बहुत होता है, और इस साल बहुत जो लेवल ऑफ पोल्यूशन थी, पोल्यूशन भी बहुत हाई था, इवन श्रीनगर में PM 2.5 बहुत हाई था, उसकी वजह से लंग में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इट हैज बीन सीन इन इवन US, जो PM 2.5 बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लंग फंक्शन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हमारा COPD है, मोस्ट कॉमन अभी कॉमन डिजीज जो हम डील करते हैं,
और it has been estimated that in 50s it will be the second most common leading death, COPD. And PM 2.5 particulate matter. कितने केसेस आते हैं यहाँ? अगर हम देखेंगे जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं हमारे, क्रॉनिक होते हैं जो लॉन्ग टर्म पहले सिम्टमेटिक होते हैं, उसमें COPD इज द कॉमन डिजीज जो हम डील करते हैं. दूसरा होता है एक्यूट, सर्दियों में जो कोई एक कॉमन एज कैटेगरी होती है जिसमें बार बार पेशेंट्स आते हैं? यस, यूजुअली इट्स आफ्टर 50 55. ओके, तो यहाँ पे इवन ओल्डर एज मोर देन 55 60s. जो यूएस में यहाँ पे 5-10 साल का डिफरेंस है, यूएस में 65 के ऊपर. लेकिन हमारे पेशेंट जो है उसमें हमारे जो देखेंगे कि जस्ट लंग फंक्शन इज अर्ली डिक्लाइन. कुछ स्टडीज़ हुई है कश्मीर में, जैसे एक बोल्ड स्टडी हुई है, उसमें अराउंड 20% को अर्ली COPD है. 20% ह्यूज नंबर. इवन उसमें नॉन स्मोकर भी बहुत पेशेंट थे, फीमेल्स थे, जिनमें बायोमास एक्सपोजर हुआ है. डॉक्टर का काम ये होता है कि अर्ली डिटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है. इन दिस मैटर मोस्ट ऑफ COPD जो है ये मिस होता है. जो अर्ली COPD डेफिनेटली मिस. अभी जो नई गाइडलाइन है 26 की गाइडलाइन आई है. गाइडलाइन हम बोलेंगे एक हमें जो हमें गाइड करती है उसको बोलते हैं गोल्ड. इसमें एक गोल्ड आता है, ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव है वो COPD के लिए. दैट इज प्रिटेड दैट वी शुड इवैल्यूएट अर्लियर rather than waiting for the symptom development. क्योंकि लंग फंक्शन अर्लियर डिक्लाइन होती है बिफोर सिम्टम डेवलपमेंट. दिस इज आवर PFT लैब. इसमें एक और पार्ट है DLCO इज जब हमें पेशेंट को एक और एडवांस लंग फंक्शनिंग है DLCO टेस्ट. उसमें जब पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, जैसे एक ILD पेशेंट होता है जिसमें लंग श्रिंक होती है, उसको हम ट्रीटमेंट के बाद फॉलो कर रहे हैं. ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में जाता है. दैट इज सेकंड मोस्ट एडवांस थिंग. DL दैट इज नॉट वेरी अवेलेबल. वो हमारे सब जगह अवेलेबल लेकिन नहीं है, बहुत से सेंटर पे है, जैसे सोरम है, CD में. तो ये बस स्पेशल है पारस में? नो, दिस नॉट, बट दैट इज एडवांस लंग फंक्शन सेकंड टू इट. वो लगती है हमें जैसे कोई पेशेंट जिसमें हमारा लंग फंक्शन PFT नॉर्मल आता है, बट सच वी सस्पेक्ट इज अ लंग डिजीज, तो वी डू DLCO. और खास कर लाइक ILD पेशेंट होता है उसमें हमें करना पड़ता है, या हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको फॉलो करना है, पेशेंट रेस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें करते हैं. और उसके बाद अगर किसी पेशेंट को जैसे ऑपरेट करना है, प्री ऑपरेटरी, उसमें हम करते हैं. और यहाँ पे हमारा मैं आपको डिस्कस कर रहा था, अगर हमें कोई नोड्यूल निकलता है या लंग मास निकलता है, या कोई पेशेंट आता है जिसको बल्ग में खून आता है, उसमें कभी पेशेंट में हमें करनी पड़ती है ब्रोंकोस्कोपी. जैसे एंडोस्कोपी स्टोमक में करते हैं, ऐसे हम लंग में ब्रोंकोस्कोपी करते हैं. दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर इज अ कैमरा एट द टिप. हम डालते हैं अंदर, देन वी हैव अ लुक. हाँ, इस कमरे में क्या होता है एग्जैक्टली, एंड यहाँ जो ये टेक्नोलॉजी और मशीन आप यूज कर रहे हैं, व्हाट डज इट डू एग्जैक्टली? ओके, सो आई वाज टेलिंग यू दैट एक होता है हमारा फिजियोलॉजिकल लंग इवैल्यूएशन जो हमने आपको दिखाया, PFT एंड DLCO. दूसरा होता है अगर हमें कोई स्ट्रक्चर यानी कि कोई निशान आता है लंग में, या कोई शैडो आती है, जैसे को मास बोलते हैं, छोटा होता है नोड्यूल, या कोई पेशेंट डायग्नोज्ड लंग कैंसर एनीवेयर इन द बॉडी, किसी और ऑर्गन में है, अब उसको लंग में एक निशान है, उसको हमें एलर्ट करना है तो सी साहब प्राइमरी है या ये एक मेटास्टेस तो नहीं है, या पेशेंट को फर्स्ट टाइम कोई लीजन है. तो जैसे हमारा CT लगा हुआ, इफ यू कैन सी CT ऑफ द पेशेंट, वन ऑफ द पेशेंट CT, इसमें पेशेंट को जैसे सस्पेक्टेड है डिजीज, तो इसके लिए हम करते हैं ब्रोंकोस्कोपी. ठीक है, अभी आपको ये एक्सरे देख के कैसे पता चलता है कि अगर प्रॉब्लम है कि? दिस इज द CT ऑफ द पेशेंट. ये CT स्कैन है पेशेंट का. इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे पेशेंट को ये ओपेसिटी है, लाइक ए कंसोलिडेशन निमोनिया पैच. ओके, तो अगर बेसिक जो इवैल्यूएशन जैसे सुपरम पेशेंट का किया, उसमें कुछ नहीं आ रहा, पेशेंट को सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, उस एंगल में हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं. दिस इज अवर ब्रोंकोस्कोपी. इस पेशेंट का ब्रोंक हुआ है अभी, इफ यू कैन सी द इमेज, ये दिस अवर ब्रोंकोस्कोप, ये हमारा ब्रोंकोस्कोप है. टेक्नीशियन, ये पेशेंट का ब्रोंकोस्कोपी हुआ है, तो इसको हमने अंदर से डेजिग्नेटेड पर्सनल जरूरी होता है ना, एंड टेक्नीशियन प्रॉपर टेक्नीशियन, ठीक है, दे आर आवर टेक्नीशियन एंड वी एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट डू इट. दिस इज द प्रोसीजर, हम ये प्रोसीजर करते हैं. CT स्कैन जब करते हैं, CT स्कैन देख के अगर उसमें कोई शैडो या एब्नॉर्मैलिटी आती है, उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर करते हैं आप? जैसे आपको मैंने बोला, जैसे हमें XAR CT स्कैन में पेशेंट के पेशेंट सिम्टम, लाइक पेशेंट को बल्ग में खून आ रहा है, थूक में खून आ रहा है, यस, इन दैट केस वी हैव, इफ यू सी एनी लीजन, हमें एक्सरे में या CT में कोई लीजन दिखता है, उस एंगल में हमें करनी होती है ब्रोंकोस्कोपी. दिस अवर ब्रोंकोस्कोपी सूट. तो व्हाट वी डू इन ब्रोंकोस्कोपी, हम उसमें पेशेंट को जो नाक से या थ्रू माउथ जैसे एंडोस्कोपी करते हैं, वैसे हम लंग ट्यूब भरते हैं जिसमें कैमरा अटैच होता है आगे, और उसमें एक चैनल होती है जहाँ से हम, अगर हमें फ्लूइड लेना हो टेस्ट के लिए या बायोप्सी लेनी हो, उसमें एक पोर्ट होता है, उससे हम पेशेंट की बायोप्सी लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी नीड. अगर पेशेंट को जैसे एक सिंगल नोड्यूल होता है, उसको हम बोलते हैं SPN, एक नोड्यूल जिसमें अगर रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी हो, जैसे पेशेंट कोई स्मोकर है, एज मोर देन 55 है, या कोई फीमेल है जिसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेलिग्नेंसी हो, तो मेल और फीमेल में वेरिएशन, यस,
मेल इन स्मोकर यूजुअली देयर इज मोर रिस्क ऑफ इफ देयर इज अ स्मॉल लीजन, एक छोटा लीजन है उसमें मेलिग्नेंसी का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। उसके लिए हमारे पास एक एडवांस मशीन, उसको बोलते हैं रेडियल ईबस, वो हमारे पास है। उसमें एक छोटा सा जैसे लीड होता है 3-4 mm जैसे होता है, उसमें आगे छोटा सा होता है अल्ट्रासाउंड प्रोब दैट शोज दैट एरिया इन द लंग, फिर हम उसकी बायोप्सी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब आप मुझे एक चीज़ बोलिए, जब ये ट्यूब जिसके सामने कैमरा अटैच्ड होता है, जब आप ये मुंह के अंदर से भरते हैं और ये पेशेंट के अंदर जाता है, तो पेशेंट अवेक होता है या फिर सोया होता है इस टाइम पे, सेडेटेड होता है? डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स की अंडरलाइंग कंडीशन क्या है। ओके। यूजुअली वी मेक श्योर कि हम पेशेंट को कंफर्ट में करें। ओके। तो जैसे पेशेंट का स्टेटस होता है, एनएसएस स्टेटस, उस हिसाब से हम पेशेंट को सेडेशन देते हैं। इफ पेशेंट इज लाइक एडवांस डिजीज, हम उसमें सेडेशन कम देते हैं। बट अगर पेशेंट जैसे पेशेंट ऑक्सीजन पे है, कोई पहले ही पेशेंट सीओपीडी है, आईएलडी है, वी टेक ड्यू प्रिकॉशन, उसमें हम हमारा पूरा एनएसए कवर रहता है, उसके अंडर हम करते हैं एंड वी हैव वेरी गुड कवर एनएसए बैकअप, उसमें हम उसके थ्रू करते हैं। एंड आई थिंक सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम वी ऑलवेज टेक ड्यू प्रिकॉशन की सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड कंफर्ट, ट्रेन पर्सनल होते हैं जो डेजिग्नेटेड एरिया होते हैं, विद अदर देन इक्विपमेंट आल्सो एंड विद द बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिकॉज ये एक सर्टेन एरिया है जहाँ ट्रेन पर्सनल जो यू कैन सी दिस पेशेंट, ये हमारा ब्रोंकोस्कोप है, जिस हमारी ब्रोंकोस्कोपी ट्रॉली है। एक पेशेंट, तो इसके लिए भी एक बंदा इसको भी ऑपरेट करता है, एक डॉक्टर इसको भी ऑपरेट करता है, एक डॉक्टर इसको भी। यस डेफिनेटली ट्रेन पर्सनल, हमारे पास जो टेक्नीशियन पूरे ट्रेन होते हैं इसके लिए, और हमारा पूरा एनएसए बैकअप रहता है। डिपेंड पेशेंट्स अंडरलाइंग कंडीशन क्या है, वो अकॉर्डिंगली गिव हिम सेडेशन। तो इस पूरे प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है? इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोसीजर आपको करना है, डायग्नोस्टिक करना है, थेरेपेटिक करना है। ठीक है। डायग्नोस्टिक इफ इज सिंपल डायग्नोस लाइक हमें पानी लेना है, बायोप्सी लेनी, टेक्स हार्डली 20-25 मिनट्स। बट लेकिन थेरेपेटिक प्रोसीजर उसमें इट कैन टेक मोर, लाइक हमें स्टेंट डालना हो, हमें पेशेंट का रिकैनालाइज करना हो, पेशेंट का हमें ईबस करना हो, स्टेजिंग ईबस, जैसे नोड है मल्टीपल, तो उसमें अगर हमें स्टेजिंग करनी, उसमें इट कैन टेक अराउंड 1 आवर, इट कैन टेक 45 तो मिनट्स। फिर यहाँ से जो आप डेटा सारा कलेक्ट करते हैं, यहाँ से फिर डेटा कहाँ जाता है? आप फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद नहीं, यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक पार्ट एंड थेरेपेटिक पार्ट, डायग्नोस्टिक पार्ट में हम जब लेते हैं बायोप्सी, देन वी सेंड टू द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग लाइक इन माइक्रोबायोलॉजी में, पैथोलॉजी में जाता है। तो इसके बाद एक और डिपार्टमेंट में जाता है, वो वहाँ पे फर्दर, यहाँ पे हम जस्ट टेक अ बायोप्सी, देखते हैं कि पेशेंट किससे सफर कर रहा है। एब्सोल्यूट। ओके, फिर उसके बाद उसके डिपार्टमेंट में जाता है। लाइक माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में है, अकॉर्डिंगली वी सेंड द डिपार्टमेंट एंड दे गिव अस द अकॉर्डिंग डायग्नोसिस क्या है पेशेंट का। लाइक अगर किसी पेशेंट का मास लीजन है, रिसर्च पे मिलेगी, दे विल गिव अस क्या कौन सा टाइप मिलेंगे से, देन अकॉर्डिंगली कि पेशेंट if it is malignant, we have coordinate department, we have oncology department here, we have oncosurgery department. One thing good is about parts, every department here, that's a very good thing. वो एक अच्छी चीज़ है पेशेंट केयर के लिए कि आपको नहीं कि आप एक चीज़ करोगे, एक चीज़ आपको मिसिंग है, आपको दूसरी जगह भेजना है। इज एवरीथिंग अंडर वन रूफ। हमारा ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोसर्जरी डिपार्टमेंट है, इवन अदर अलाई डिपार्टमेंट, इफ यू नीड एनी अदर अलाई डिपार्टमेंट का रोल है, पेशेंट कार्डिक पेशेंट की ज़रूरत है, तो वी ऑल्सो हैव दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखनी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू कश्मीर ऑब्जर्व।